नमस्कार। सत्य हिंदी के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं ओंकारेश्वर पांडे। मित्रों, आज का ये कार्यक्रम 1971 की जो याद देश को आ रही है, ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा है, उसके संदर्भ में है। और अभी जो भारत और पाकिस्तान के बीच जो कुछ भी हुआ, ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद की घटनाएं, उसको लेके एक ये विशेष कार्यक्रम है। सबसे पहले ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए भारत की सेनाओं के शौर्य को हम सलाम करते हैं। भारत सरकार को भी बधाई देते हैं। मारे गए लोगों और हमारे बहादुर शहीदों को श्रद्धांजलि भी अर्पित करते हैं। मित्रों, भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर की घोषणा अमेरिका ने की। हद हो गई। जिस मसले को हम द्विपक्षीय मानते और कहते आ रहे हैं, उसमें अमेरिका ने घोषित तौर पर मध्यस्थता की, और यह भी कि अब दोनों देश सभी मुद्दों पर बात करें। बात तो हमने कई सालों से यही कहकर रोक रखा था ना, कि आतंक की समाप्ति के बगैर बातचीत नहीं होगी। तो पहलगाम के बाद ऑपरेशन सिंदूर, उसके बाद एक दूसरे पर जवाबी कार्रवाइयां, ऐतिहासिक शिमला समझौते की बलि चढ़ाकर वार्ता पर आ गई। क्या इस पूरे घटनाक्रम ने भारत पाक वार्ता के द्वार खोल दिए हैं? और बात होगी तो क्या होगी? क्या हमने मिशन अधूरा छोड़ दिया? क्या बात पीओके को वापस लेने की नहीं थी? क्या सदन में केंद्रीय गृह मंत्री जी ने पीओके पर जान देने की बात नहीं कही थी? क्या हमारी संसद ने 1994 में पीओके पर एक स्वर से प्रस्ताव पारित नहीं किया था? तो यह आधी अधूरी लड़ाई क्यों? क्या हमें मालूम नहीं था कि चीन उसके पीछे खुलकर खड़ा है? पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर को एक्ट ऑफ वॉर माना और हम बुद्ध बनने लगे। हमने बार बार कहा यह नॉन एस्केलेटरी है। ये नॉन एस्केलेटरी कहने के कारण हमारा जो लक्ष्य था वो कहीं ना कहीं एक अधूरा रहा। वैसे आतंकी हमला उसने किया, युद्ध की शुरुआत उसने की, हमने जवाब दिया, पर जवाब लिमिटेड क्यों दिया, ये सवाल है। और फिर अचानक सीज फायर। सवाल यह उठता है कि इससे हासिल क्या हुआ? भारत सरकार ने जो दावा किया है, हम उस दावे पर यकीन करते हैं। और जो महत्वपूर्ण उपलब्धियां इस ऑपरेशन से हासिल हुई हैं, वो भी कोई कम नहीं है। हमारी सेनाओं ने उनके 9 आतंकी शिविर नष्ट कर दिए। पाकिस्तान और पीओके में वो आतंकवादी लॉन्च पैड जो थे वो पूरी तरह ध्वस्त किए गए। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के पंजाब प्रांत तक घुस के बहावलपुर में संवेदनशील आतंकी ठिकानों पर हमले किए। पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम की कमजोरी भी उजागर हुई और उसको हमने या तो जाम कर दिया या ध्वस्त कर दिया। और सटीक कार्रवाई की, केवल आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया गया। इसमें भारतीय सेनाओं को उनके जो प्रिसाइजन अटैक हैं उसको उसको बिल्कुल उसकी सराहना करनी होगी, उनको बधाई देनी होगी कि उन्होंने उनके नागरिक ठिकानों को नुकसान नहीं पहुंचाया, और सिर्फ उनके आतंकी ठिकानों को और सैन्य ठिकानों को तब जब उन्होंने हमारी तरफ अटैक करना शुरू किया। कई प्रमुख आतंकवादी मारे गए। भारत की जो मोस्ट वांटेड सूची है उसमें कई शामिल खूंखार आतंकवादी मारे गए। भारत ने सिंधु जल संधि का निलंबन किया ताकि पाकिस्तान पर एक कूटनीतिक दबाव बने, उसके लिए यह कदम उठाया गया। पाकिस्तान को युद्ध विराम की गुहार लगानी पड़ी और भारत ने अपनी शर्तों पर युद्ध विराम किया। आधुनिक युद्ध कौशल का ये बेहतरीन प्रदर्शन हमारी सेनाओं ने किया, और हमारे जो मिसाइल हैं, हमारे जो हैमर बमों से लैस राफेल जेट का इस्तेमाल, उसका प्रभावी इस्तेमाल हुआ और भारत ने सफलता हासिल की। आतंकवाद के खिलाफ जो भारत की नीति है उसको ये और मजबूती प्रदान करता है, और ये दिखाया कि भारत आतंकवाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने में सक्षम है। लेकिन साथ ही साथ ये मौका था पाकिस्तान को याद दिलाने का कि जब भारत इतिहास लिखता है तो वो स्याही से नहीं, हमारी वीर सेना के लहू और जनता के विश्वास से चुने हुए राजनेताओं के नेतृत्व से लिखता है। 22 अप्रैल
2025 को इसी साल पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ था, उसके जवाब में हमने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया। 7 मई की रात को ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ तो उसमें 100 से अधिक पाकिस्तानी आतंकवादी मारे गए। लेकिन इसके साथ साथ हमें उसके बाद के कदमों के लिए भी तैयार रहना था। पाकिस्तान ने इसको एक्ट ऑफ वॉर माना और आक्रामकता की सारी हदें पार कर दी। हम सब ने देखा कि किस तरह पाकिस्तान ने पहली दफा, यहां तक कि कारगिल में भी ये नहीं हुआ था, ये 1971 के बाद पहली दफा उसने जम्मू कश्मीर के लाइन ऑफ कंट्रोल से लेके और पूरा जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात के भुज के ठिकानों तक उसने हमारे सैन्य और नागरिक ठिकानों पर कम से कम 400 मिसाइलों और ड्रोनों से हमला किया, जो भारत सरकार की ब्रीफिंग में उसमें बताया गया है, रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय की ब्रीफिंग में। लेकिन और उसके बाद हमने फिर कार्रवाई की तो उनके करीबन 10 एयरबेस तबाह किए। कुछ नुकसान हमें भी हुआ, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन हुआ। लेकिन क्या यह मौका नहीं था कि हम करगिल से आगे बढ़ते? करगिल में जिस तरह से प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था, जब पाकिस्तान की घुसपैठियों ने, उनकी सेना ने, उनके जो आतंकी थे, उन दोनों की मिलीजुली घुसपैठ थी और उसमें हमारे करगिल की पहाड़ियों पर उन्होंने कब्जा कर लिया था। तो उस समय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या कहा था कि इनको खाली कराओ, इनको खाली कराओ। खाली कराने के अलावा ये मिशन नहीं था कि उनके अंदर भी उनको जाके और हम जवाब दें या पीओके पर कब्जा कर लें, ये नहीं था। लेकिन आज एक बार फिर ये मौका था कि हम पीओके पर कब्जा कर लेते या फिर अंदर घुस के उसको एक डिसाइसिव स्टेज तक ले जाते, क्योंकि आतंकवाद का जवाब ये जो है वो पहले भी भारत देता रहा है। लगातार वो हमले करता है, हम जवाब देते हैं। 2014 के बाद उड़ी स्ट्राइक हुआ, बालाकोट स्ट्राइक हुआ और उसके बाद ये भी। सवाल ये है कि क्या उससे वो रुक जाएगा? उड़ी के बाद नहीं रुका, पहलगाम उसमें पुलवामा के बाद नहीं रुका, तो क्या पहलगाम के बाद रुक जाएगा? ये गारंटी नहीं है। वो हमेशा इसी नीति पर चलता आ रहा है, और ये उसकी घोषित नीति है। भुट्टो से लेके अभी शहबाज शरीफ तक उस घोषित नीति से अलग नहीं हुए हैं। तो ये तात्कालिक अगर युद्ध विराम हो भी जाता है तो ये उस पर कोई गारंटी नहीं, उस पर कोई विश्वास नहीं कर सकता कि वो आतंकवाद का रास्ता छोड़ देगा। इसीलिए भारत को याद दिलाना चाहिए था कि 1971 क्या था और 1971 की तरह हमें कार्रवाई करनी चाहिए थी। ये बड़े पैमाने पे लोगों का मानना है, ये ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है, लोग 1971 की याद कर रहे हैं। और आज देखिए हालात क्या है। आज पाकिस्तान स्वयं विखंडन के कगार पर खड़ा है। वही हालात हैं जो 1971 में थे। पीओके में, बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनवा में, सिंध में, सब जगह पाकिस्तान जल रहा है। उसके विद्रोह की चीखें उसके राष्ट्रवाद को धिक्कार रही हैं। गिलगिट बाल्टिस्तान जैसे पहाड़ों से प्रतिध्वनि उठ रही है कि हमें भारत के साथ होना चाहिए था। ये वही स्वर हैं जो 1971 में बंगालियों ने बुलंद किए थे और भारत सरकार ने उसका जवाब दिया था। पाकिस्तान को यह बताने का सही मौका था कि भारत का इतिहास केवल ड्राइंग रूम में सजे नक्शों में नहीं लिखा जाता, बल्कि खून से सने युद्ध भूमि में अंकित होता है। ऐसा ही दुस्साहत उसने 1971 में किया था ना, और परिणाम सबने देखा था कि क्या हुआ। इस बार भी भारत को वैसा ही जवाब देना चाहिए था, यह बड़े पैमाने पे लोगों का मानना है, सारा देश कह रहा है। इसीलिए आज इसकी चर्चा हो रही है और याद करना जरूरी है कि क्या हुआ था 1971 में। मित्रों, पहला वार 1971 में भी पाकिस्तान ने ही किया था। वह 3 दिसंबर 1971 की रात थी जब पाकिस्तान ने भारत के 11 सैन्य ठिकानों पर एक साथ हवाई हमले किए। अमृतसर, पठानकोट, श्रीनगर, जोधपुर, आगरा, ऐसे 11 ठिकाने एयर बेसिस थे जिस पे उसने हमला किया। इन सैन्य ठिकानों पे हमले के
को करके उस समय के पाकिस्तानी राष्ट्रपति जनरल याहिया खान ने यह सोचा कि भारत चौंक जाएगा और वह पूर्वी पाकिस्तान में जो अपनी बर्बर कार्रवाई जारी रखे हुए था उसको रोक देगा और भारत वहां पर नहीं आएगा। लेकिन भारत के लिए यह एक निर्णायक मोड़ साबित हुआ और भारत को एक निर्णायक मौका मिल गया। इंदिरा गांधी ने उस समय देश को संबोधित करते हुए कहा था कि पाकिस्तान ने युद्ध छेड़ दिया है, अब भारत उसे समाप्त करेगा। हमने उसको नॉन एस्केलेटरी नहीं कहा था। और भारत क्यों नहीं करता? भारत के चुप रहने की कोई वजह नहीं थी, क्योंकि लाखों बंगाली शरणार्थी भारत की सीमाओं पर थे, वहां से अंदर आ रहे थे, उनको रोकना मुश्किल था, वो मानवीय सहायता के लिए आ रहे थे। ये पूरा विश्व जानता है। उसी तरह से भारत के गांवों पर पाकिस्तानी बम गिर रहे थे, ढाका की गलियों में जनसंहार हो रहा था, ऐसा जनसंहार जिसको देखा नहीं जा सकता था। और भारत ने इस बात को पूरी दुनिया को बताया कि देखिए ऐसा हो रहा है, इसको रोकना चाहिए। 25 मार्च 1971 की रात जब जनरल टिक्का खान ने ऑपरेशन सर्च लाइट शुरू किया और ढाका पर हमला बोला, तो इतिहास का सबसे काला अध्याय लिखा गया। करीबन 30 लाख लोग मारे गए थे उसमें, जिसमें 20 लाख हिंदू थे। ध्यान रखिएगा, 20 लाख हिंदू थे, 30 लाख लोग करीब मारे गए थे, बंगाली हिंदू। कब तक भारत सहन कर लेता? कब तक भारत चुप रह जाता? 2 से 4 लाख महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ। यह मैं नहीं कह रहा, टाइम मैगजीन में टिक्का खान को बूचर ऑफ बांग्लादेश की संज्ञा दी गई। ब्रिटिश पत्रकार रॉबर्ट पेन ने इसे मानवीय सभ्यता पर कलंक कहा कि यह दुनिया की सभ्यता पर यह कलंक है। एक ही रात में 7,000 से ज्यादा निर्दोष लोगों को मार दिया गया था। ढाका के चर्च में बच्चों को शरण देने वाले एक पादरी को घसीट कर गोलियों से भून दिया गया। क्या भारत उस पर चुप रहता? और वो भी तब जब 3 दिसंबर की रात उसने हमारे हवाई ठिकानों पर हमला कर दिया। तब भी भारत के लिए युद्ध कोई आक्रामकता नहीं था, बल्कि नैतिक, मानवीय और राष्ट्रीय सुरक्षा की पुकार था। पाकिस्तान ने युद्ध थोपा, भारत ने उसका जवाब दिया और इतिहास बना दिया। लेकिन आज हमें वैसा ही करना चाहिए था। उस समय 1 करोड़ बांग्लादेशी शरणार्थी, बंगाली हिंदू ज्यादातर उसमें थे, भारत आए। पश्चिम बंगाल के हिंदुओं ने अपने घरों के दरवाजे खोल दिए। जब वो हिंदुओं पे हमले कर रहा था तो उसने ये सोचा कि भारत में इसके जवाब में हिंदू मुसलमान दंगे होंगे, और ये जो फॉल्ट लाइन लगातार वो तलाश करने की कोशिश करता रहा है, वो उसने उस समय भी 1971 में भी सोचा था। लेकिन 1971 में भी समूचा भारत एकजुट रहा, सेक्युलर तरीके से उसने उन्हीं शरणार्थियों को अपने यहां शरण दी और अपने यहां कोई इस तरह की वारदातें नहीं हुई। तो एकजुट भारत जैसे आज एकजुट था, आज समूचा सारा देश, सारा विपक्ष ऑपरेशन सिंदूर में भारत सरकार के साथ था, भारत की सैन्य सेनाओं के साथ था, वैसे ही भारत तब भी एकजुट रहा। लेकिन उस समय कहते हैं कि गूंगी गुड़िया प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को कहा जाता था। लेकिन वो गूंगी गुड़िया जब युद्ध शुरू हुआ तो विश्व की सबसे निर्भीक नेता बनकर उभरी। विपक्ष को उन्हें दुर्गा कहना पड़ा। जब पूरी दुनिया पाकिस्तान के साथ थी, आज तो हम कहते हैं ना हमारे दोस्त अमेरिका है और तमाम देश हैं, उस समय अमेरिका खुले तौर पर पाकिस्तान के साथ था, चीन था, इस्लामिक वर्ल्ड था, और भारत की प्रधानमंत्री अकेली खड़ी थी, लेकिन निर्भीक रूप से। अमेरिका ने अपना परमाणु युद्धपोत जो है, परमाणु सक्षम युद्धपोत यूएसएस एंटरप्राइजेस को बंगाल की खाड़ी में भेज दिया। लेकिन जब यूएसएस एंटरप्राइजेस बंगाल की खाड़ी में उतरा तो उसके कमांडर्स ने वापस अपने हेडक्वार्टर को फोन किया कि सॉरी ब्रदर्स, वी आर लेट, रशियंस आर ऑलरेडी देयर। सोवियत संघ के जो परमाणु पनडुब्बियां थीं वो ऑलरेडी भारत की सुरक्षा के लिए सामने आ गई थीं। तो भारत ने केवल युद्ध नहीं जीता, उसने एक नए राष्ट्र का निर्माण किया। यह था 1971 का। बात
6 जुलाई 1971 की है। इस घटना को याद करना जरूरी है कि किस तरह से भारत ने अमेरिकी प्रेशर को दरकिनार किया था। अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन और उनके विदेश मंत्री हेनरी किसिंजर पाकिस्तान को चीन से जोड़ने वाले एक सेक्रेट जो गलियारा कहते हैं उसके तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर चुके थे। याहिया खान को लगता था कि अमेरिका के साथ मिलके और वो इस काम को अंजाम देगा, और वो चीन के साथ भी मिला हुआ था। तो याहिया खान उस समय अमेरिका के लिए काम का तानाशाह था। भारत उन्हें मोरल स्पॉइलर लगने लगा कि भारत इस चीज को तो स्वीकार नहीं कर रहा है। तो तय हुआ कि भारत को रोका जाए। अमेरिका ने तय किया। किसिंजर दिल्ली पहुंचे। अमेरिका के सारे दबाव, सारे नखरे, सारी चेतावनियां लेकर चाय पर बैठक हुई इंदिरा गांधी के साथ। उनको लगा कि ये नेहरू की बेटी, जिसको यहां का ऑपोजिशन गूंगी गुड़िया कहता है, वो कमजोर लोकतंत्र की भाषा में बात करेगी और हम उसको समझा लेंगे और हम उसको दबाव में ले लेंगे और वो मान जाएगी। पर वो भूल गए कि उस समय इंदिरा गांधी नाश्ते पर सिर्फ चाय नहीं परोसती थी, कड़ा जवाब भी परोसती थी। इंदिरा गांधी ने क्या किया था, ये एक बड़ा दिलचस्प किस्सा है इतिहास का जो हम सभी को याद रखना चाहिए। भारत का इतिहास है ये। चाय की नाश्ते के एक दिन पहले उन्होंने जनरल सैम मॉनेकशॉ, जो हमारे सेना अध्यक्ष उस समय होते थे, उनको मैसेज भेजा कि कल आप हमारे साथ नाश्ते पर उपस्थित होंगे। और फुल ड्रेस में सैम मानेकशॉ चकराए कि साहब नाश्ते पे बुलाया जा रहा है लेकिन फुल ड्रेस में बुलाया जा रहा है, इसका क्या मतलब है। तो वो आए और बैठ गए। किसिंजर सामने थे, इंदिरा गांधी थी और जनरल सैम मानेकशॉ थे। इंदिरा गांधी ने उनको हालात की गंभीरता बताई कि देखिए करीब करीब 1 करोड़ वहां से शरणार्थी आ गए हैं, हमारे इलाकों पर बम गिर रहे हैं, ये एक मानवीय त्रासदी है, वहां पर लोगों का नरसंहार किया जा रहा है, इसको देखा नहीं जा सकता है। लेकिन किसिंजर कहां मानने वाले थे। किसिंजर तो एक माइंडसेट लेके आए थे अमेरिका से और निक्सन का एक ऑर्डर लेके आए थे कि उनको जाओ समझाओ इंडिया को। सो उन्होंने कहा कि वार इज नॉट ए सोल्यूशन, यू मस्ट शो रेस्ट्रेंट एंड वॉशिंगटन इज वॉचिंग। मतलब आप रुक जाओ, कुछ मत करो, अमेरिका देख रहा है। तो जैसा कि इंदिरा गांधी ने पहले से तय कर रखा था, उन्होंने सैम मानेकशॉ की तरफ उंगली की। उन्होंने कहा कि फाइन, अगर आप कुछ नहीं कर सकते, रिचर्ड निक्सन कुछ नहीं कर सकते, अमेरिका कुछ नहीं कर सकता, तो मैं सैम को बोलूंगी कि वो कुछ करके दिखाए। और सैम की तरफ उन्होंने इशारा किया। सैम उठ खड़े हुए और उन्होंने कहा कि मैडम, आई ऑलवेज फॉलो द ऑर्डर्स। मैं हमेशा जो है निर्देशों का पालन करता हूं। चकराए किसिंजर वापस लौट गए। उनको लगा कि साहब ये तो बड़ी कठिन लेडी है, बहुत मुश्किल है, उनको वापस लौटना पड़ा। उसके बाद जनरल सैम मानेकशॉ को इंदिरा गांधी ने बुलाया और कहा कि घुस जाओ। लेकिन मानेकशॉ ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, अभी हम घुस नहीं सकते, आप कहेंगे तो भी हम घुस नहीं सकते, अभी हालात ठीक नहीं है, हमें वक्त चाहिए, तैयारी चाहिए, लेकिन हम एश्योर कर सकते हैं कि अगर हम घुसेंगे तो फिर आपकी जीत होगी। ये कह के मानेकशॉ उन्होंने, तो इंदिरा गांधी ने कहा ठीक है, फाइन, यू टेक योर टाइम, आप अपना टाइम लो और चले जाओ। तो ये कोई मजाक नहीं था। अमेरिका आपके दरवाजे पर आके आपके साथ बैठ के और आपको धमका रहा है और आपको कह रहा है वाशिंगटन इज वॉचिंग एंड यू शुड मेंटेन रेस्ट्रेंट, और इंडिया उस समय नहीं रुका था। यह एक न्यूक्लियर सुपर पावर की दी गई चेतावनी थी। भारत ने उसको दरकिनार कर दिया और यह बता दिया कि भारत झुकने वाला नहीं है। किसिंजर के जाने के बाद वही हुआ। जनरल सैम मानेकशॉ को तैयार रहने के लिए कह दिया गया। उसके बाद चुनौती दूसरी थी। जैसे आज चुनौतियां हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी, बहुत सारे देश जो है वो इधर और उधर सपोर्ट के लिए खड़े होते हैं। पाकिस्तान तो उस मामले में मजबूत था कि चीन की दोस्ती थी, अमेरिका जैसा दो दो सुपर पावर उसके पास थे, इस्लामिक वर्ल्ड पूरा उसके पास था। भारत ने कूटनीतिक मोर्चे पर
थोड़ी सी अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए एक पहल की। इंदिरा गांधी 4 देशों की यात्रा पर निकली, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी। लेकिन हर दरवाजा बंद मिला। सबने समझा दिया कि नहीं नहीं, दिस इज नॉट द टाइम ऑफ वॉर एंड ये सब नहीं हो सकता है, अब आप देखिए। तो इंदिरा गांधी ने उस समय कहा कि अगर दुनिया मानवाधिकारों की रक्षा नहीं कर सकती तो भारत अकेला खड़ा रहेगा मानवता के साथ। उसके बाद वो सोवियत संघ पहुंची। सोवियत संघ ने थोड़ी दरिया दिली दिखाई और 8 अगस्त 1971 को भारत के साथ सहयोग और मैत्री संधि पर हस्ताक्षर हुए। 20 साल की संधि थी। उसमें साफ साफ लिखा था कि दोनों देशों के बीच के ऊपर अगर कोई हमला होता है तो वो एक दूसरे को सहयोग करेंगे, एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे। और ये सिर्फ संधि में लिखा हुआ नहीं था, सोवियत संघ ने इस चीज को 1971 की लड़ाई में साबित करके दिखाया। भारत का ऐसा मित्र बन के साबित करके दिखाया जो आज एक इतिहास है। ऐसा मित्र कभी नहीं हुआ था। अमेरिका के सामने वो खड़ा हो गया। अब वो याद करते हैं कि कैसे शुरू हुई लड़ाई। 3 दिसंबर की रात थी। 2 दिसंबर को हालांकि सोवियत संघ ने भारत को फोन कर दिया था कि कुछ होने वाला है, और 3 दिसंबर की रात को आखिरकार पाकिस्तान ने भारत के पश्चिमी सीमा के 11 हवाई अड्डों को निशाना बनाया। तब उसके बाद भारत ने अपनी जवाबी कार्रवाई शुरू की, और कार्रवाई फिर ऐसी शुरू हुई कि वायुसेना और थल सेना ने जबरदस्त हमले किए। पाकिस्तान भागा भागा संयुक्त राष्ट्र पहुंचा। उसे उम्मीद थी कि उसके दो महाबली दोस्त वहां सुपर पावर बैठे हैं, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में चीन भी है, अमेरिका भी है, उसे कंधे पर उठा लिया जाएगा। लेकिन कहानी कुछ और निकली। चीन, जिसे पाकिस्तान उस समय आयरन ब्रदर और ऑल वेदर फ्रेंड कहता था, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में वो चुप मौन साध गया। ना कोई प्रस्ताव, ना कोई निंदा, ना कोई भारत वापस जाओ का नारा। बीजिंग की सारी आक्रामकता उस समय धूप में रखे पर बर्फ सी पिघल गई। और लेकिन ये एक सवाल है कि चीन उस समय क्यों चुप रहा। एक और बात महत्वपूर्ण बताना चाहता हूं कि इस युद्ध से मात्र 10 दिन पहले चीन जो है वो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बना था। मात्र 10 दिन पहले। और ये 10 दिन बाद ये किस्सा शुरू हो गया। लेकिन दोस्ती उसकी पाकिस्तान से पहले से थी। फिर भी यह सवाल उठता है कि वो चुप क्यों रहा जब उसकी दोस्ती थी। क्या बीजिंग ने जवाहरलाल नेहरू और चाउ एन लाई, जो चीन के प्रधानमंत्री थे, उसके साथ जो पंचशील का समझौता हुआ था, क्या उस समझौते के कारण वो चुप रहा था या कारण कुछ और थे? मुझे लगता है कि कारण कुछ और थे। और कारण ये थे कि एक तो भारत और रूस के बीच जो संधि हुई थी, चीन जानता था कि पाकिस्तान से भारत की जो मैत्री हुई है सोवियत संघ से, वो 20 साल की मैत्री हुई है। और अगर युद्ध में वह भारत के खिलाफ आगे बढ़ा तो उसे फिर सोवियत संघ के टैंकों और उसके परमाणु हथियारों की छायाएं झेलनी पड़ जाएंगी। उसको 1969 की भी याद थी, जब 2 साल पहले चीन और सोवियत संघ के बीच जो उइगुर बॉर्डर है, उइगुर सीमा है, उस पर खूनी झड़पें उसकी सोवियत संघ के साथ हो चुकी थी। तो चीन उस तनाव को दोबारा नहीं भड़काना चाहता था। तीसरी बात, 1962 का भारत वह भारत नहीं था 1971 में जो 1962 में वो था, जब हमें चीन के सामने जो है वो हमें एक तरह से मात खानी पड़ी थी। तो ये इंदिरा गांधी और सैम मानेकशॉ का भारत था जिसने हर मोर्चे पर तैयारी कर रखी थी। तो पाकिस्तान जिस ड्रैगन से आग की उम्मीद कर रहा था कि वो उसके पक्ष में आ जाएगा, आग उगलेगा और उसकी जीत हो जाएगी, वह चीन उस समय केवल धुआं छोड़ रहा था। चीन के मौन ने भारत के राजनयिक और सैन्य छूट दे दी भारत को, और भारत ने महज 13 दिनों में इतिहास रच दिया। सिर्फ 13 दिनों में। 16 दिसंबर 1971 का दिन था यह ऐतिहासिक दिन, जब ढाका के रेसकोर्स मैदान में भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल ए के नियाजी और उनके 93,000 सैनिकों ने
एक साथ आत्मसमर्पण किया था। 93,000 सोल्जर्स ऑफ पाकिस्तान। इस बार भी पाकिस्तान को यही याद कराने का समय था, क्योंकि वह एक साधारण सैन्य पराजय नहीं था पाकिस्तान के लिए। वो रणनीतिक, कूटनीतिक और नैतिक हार की ऐसी शर्मनाक गाथा थी, एक राष्ट्र के आत्मा के नग्न हो जाने की त्रासदी थी। आज जब पहलगाम के बाद ये खबरें आई कि पाकिस्तानी आतंकवादियों ने हमारे निर्दोष निहत्थे सैलानियों को उनके पैंट उतरवा कर गोलियां मारी गई, तो उनको याद कराने का अवसर है कि 1971 में 1971 में 93,000 सैनिकों के पैंट भारत ने उतरवाए थे, हमारी सेनाओं ने उतरवाए थे। और मैं यूं ही नहीं कह रहा, ये पैंट डाउन सेरेमनी होती है, इसके गूगल पे फोटो और वीडियोज उपलब्ध हैं, आप देख सकते हैं उसको। सिर्फ हथियार नहीं रखवाए गए थे, जनरल नियाजी उस समय खड़े थे, जनरल नियाजी को भी गिरफ्तार किया गया था। तो ये था वो भारत जब एक देश की पूरी सेना हथियार समेत घुटनों पर थी। अब मित्रों, बांग्लादेश बन गया, आज वैसा ही दुस्साहस उसने पहलगाम में किया था। उसके बाद हमने आतंकी ठिकानों पे हमले किए, तो फिर उसने दुस्साहस किया, हमारे तमाम बॉर्डरिंग इलाकों पर उसने हमले किए। तो इस समय भी उसको यही सबक सिखाने का समय था। जिस तरह से वहशी टिक्का खान ने पाकिस्तान को इस हालात में लाके खड़ा कर दिया था, जिसका जवाब भारत सरकार ने उस समय दिया था। भारत को उसने युद्ध के लिए मजबूर किया था और भारत ने उसका जवाब देकर उसके 2 टुकड़े कर दिए थे। ये वही समय था जब वो कहते हैं ना कि पाकिस्तान कह रहा है एक्ट ऑफ वॉर और हम कह रहे हैं डी एस्केलेशन। जब वो एक्ट ऑफ वॉर कह रहा है तो हम डी एस्केलेशन क्यों करें भाई? जब उसने आतंकी ठिकानों पे हमले किए, एक बार नहीं, पुलवामा में किए, उसके बाद किए, उससे पहले लगातार किए, कब तक? ये कब तक? हम नॉन एस्केलेटरी कब तक कह रहे हैं? ये नॉन एस्केलेटरी करने की बात नहीं थी। मित्रों, कुछ लोगों को ये सवाल जो है उनके मन में उठता है कि भारत ने 93,000 पाकिस्तानी युद्धबंदियों को क्यों छोड़ दिया था 1971 में। वाजिब सवाल है, क्यों छोड़ दिया था? तो एक तो ये देखिए कि 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ। उस शिमला समझौते के तहत यह था कि लंबे समय तक शांति स्थापित रहेगी, दोनों देशों के बीच कोई युद्ध नहीं होगा। लेकिन यह कारण नहीं था। 93,000 सैनिकों को छोड़ने के पीछे जो सबसे बड़ा कारण था वो ये था कि 1949 का जिनेवा कन्वेंशन अंतर्राष्ट्रीय कानून है। जब आप युद्ध में उतरते हैं तो आपको अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन करना होता है, और उस अंतर्राष्ट्रीय कानून में यह साफ साफ लिखा है कि युद्ध के बाद आप युद्धबंदियों की रिहाई करेंगे। और ये युद्धबंदी कहां हुए थे? वो भारत की जमीन पर नहीं हुए थे। ईस्ट पाकिस्तान में बांग्लादेश जो बन गया, उसकी जमीन पर ये 93,000 जो है पाकिस्तानी युद्धबंदी हुए थे, जिनको भारत ने अपने कब्जे में ले लिया था। कहने को वो आजाद बांग्लादेश कह सकता था कि नहीं, इसको छोड़ जाइए, कह भी रहा था कि इसके बहुत सारे लोगों को छोड़ दीजिए, हम इनका हिसाब करेंगे। लेकिन भारत ने एक न्यूट्रल और मानवीय रुख रखते हुए, जैसे आज हमने कहा ना कि हमने सिर्फ सैन्य ठिकानों पर हमला किया है, नागरिक ठिकानों पर नहीं किया है। हमने उनको एक लिमिटेड जो है वो प्रिसाइजन अटैक किया। मानवता की गुहार उस समय भी थी कि भाई युद्ध जीत गए, बांग्लादेश का उदय हो गया, अब इन 93,000 सैनिकों का क्या किया जाए? तो अंतर्राष्ट्रीय कानून का आपको पालन करना था। दबाव लगातार थे, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से दबाव थे, उसमें एक बार तो सोवियत संघ उसको वीटो कर चुका था, अमेरिका के प्रस्ताव को। लेकिन उसके बाद आपको कानून भी तो मानने थे, और आप अगर उनको रख लेते तो उनको 93,000 सैनिकों को खिलाइए। तो इस हालात में मुझे लगता है,
और भारत की जो एक शांति प्रिय देश की छवि है, इस छवि को मजबूत करने के लिए भी पूरी दुनिया में उन कैदियों को रिहा करने पर बात बनी, उनको छोड़ा गया। अब ये भी एक सवाल आता है कि हमने पीओके को क्यों नहीं छुड़ा लिया। अरे भाई साहब, दिसंबर में लड़ाई हो रही थी ना। दिसंबर में आधा पीओके कितने बर्फ में डूबा रहता है आपको पता है। और आप एक वॉर जीत के आए हैं एक तरफ से, उस समय पूरी सेना को अपने को रिग्रुप करने के लिए, आपको रीऑर्गेनाइज करने के लिए वक्त चाहिए होता है कि फिर पीओके पर आप अटैक करें। वेस्टर्न फ्रंट पे अटैक करना अनदर अटैक होता, और इस बार दोनों, अगर उसके महाबली दोस्त साथ में थे और उसको वो एक्टिवली बीच में आ जाते तो क्या होता। तो ये सारे हालात देख के ही निर्णय करने पड़ते हैं। जैसे 1999 में जब करगिल युद्ध हुआ तो वो तो एलओसी पर हुआ था, करगिल पर उसने अटैक किया था, हमारी पहाड़ियों पर उसने कब्जा किया था। उस समय घुस जाना चाहिए था हमको, लेकिन तब भी भारत ने संयम रखा। तब भी भारत ने कहा कि नहीं, हम सिर्फ अपनी पहाड़ियों को छुड़ाएंगे, अपने इलाके से जो पाकिस्तानी घुसपैठ हुई है उसको खाली करेंगे। नॉन एग्रेशन की पॉलिसी हमने तब भी रखी हुई थी। तो ये जो हालात हैं उसका हम जिक्र करना चाहते थे कि किस तरह से। एक बात और भी आती है कि इस बार चीन के युद्धक विमानों का इस्तेमाल पाकिस्तान द्वारा किए जाने की खबर आई। क्या 1971 में चीन के युद्धक विमान उसके साथ नहीं थे? क्या उस समय चीन के जो दूसरे हथियार थे वो उसमें नहीं थे? थे, उस समय भी थे। उसके जो टैंक थे, उसका जो MiG-19 विमान था, और उसके और भी हार्डवेयर उस समय भी चाइना ने उसको दे रखा था। ये अलग बात है कि युद्ध के समय उसने कोई ऐसी बात नहीं करी, क्योंकि उसको मालूम था कि अगर ऐसा हुआ तो बीच में सोवियत संघ भी है और भारत भी इतना कमजोर नहीं है। एक और बात आती है कि 54 जो भारतीय युद्धबंदी हैं वो पाकिस्तान की जेलों में रह गए। मित्र, आपकी तरह मुझे भी पीड़ा होती है कि जब हमने 93,000 उनके युद्धबंदियों को छोड़ा तो उन 54 भारतीय युद्धबंदियों को कैसे नहीं छोड़ा। हमने बहुत सर्च किया और कोशिश की कि उसका ऑथेंटिक कुछ रिपोर्ट मिले, लेकिन अधिकांश जगहों पे इसकी पुष्टि नहीं की जाती है। बल्कि 2022 में भारत ने एक दावा जरूर किया कि 83 सैन्य कर्मियों के लापता होने की जानकारी दी। पाकिस्तान इसको बार बार अस्वीकार करता रहा कि नहीं, वो हमारे यहां नहीं है। 93,000 जब उसके सैनिक छोड़े जा रहे थे तो इसमें कोई कारण नहीं था कि वो छोड़ता। 54 युद्धबंदी कोई मायने नहीं रखते, उनको छोड़ना ही चाहिए था। लेकिन तब भी भारत को यह प्रयास करना चाहिए था, तब की सरकार को भी और उसके बाद की लगातार की सरकारों को भी यह प्रयास करना चाहिए था कि अगर वो 54 भारतीय युद्धबंदी उसके पास थे तो उसको छुड़ाया जाए। ये इंदिरा गांधी की सरकार की भी जिम्मेवारी थी, उसके बाद के तमाम सरकारों की भी जिम्मेवारी थी, आज तक के सरकार की जिम्मेवारी थी। जो भी जिम्मेवारियां देश की हैं उससे कोई भी पीछे नहीं हट सकता है, उससे नहीं भाग सकता। देखिए, उस समय जो भारत था तब भी जो है हम उतने सक्षम नहीं थे। 1971 में भी हमारे हथियार क्या थे, हमारे पास हमारी सैन्य तैयारी क्या थी। लेकिन आज तो भारत बहुत संगठित है, बहुत ताकतवर है। विश्व में तीसरे चौथे नंबर की हमारी सेना है, हमारा जीडीपी है, एक हर तरह से निर्णायक स्थिति है। आज डिजिटल वॉरफेयर के लिए भी हम तैयार हैं, साइबर वॉरफेयर के लिए भी तैयार हैं, स्पेस वॉरफेयर के लिए भी तैयार हैं, और उससे सबसे बढ़ के हमारे रणनीतिक जो कूटनीतिक गठबंधन है वो भी कई देशों से है। और सबसे बड़ी बात है कि जनता का विश्वास है जो ये कह रहा है कि बहुत हुआ, अब इतिहास को दोहराओ। तो 1971 में क्या हुआ था? वहां के बुद्धिजीवी कहते थे हमें पाकिस्तान नहीं चाहिए। आज भी क्वेटा में बलोच कह रहे हैं ना कि पाकिस्तान जिंदाबाद एक गाली है। खैबर पख्तूनवा में लोग कह रहे हैं ना कि हम तो अफगानी हैं, पाकिस्तानी नहीं हैं।
एक बलोच छात्र नेता ने ये कहा, 2024 में एक बयान दिया उसने कहा कि हम भारत से युद्ध नहीं, वो सम्मान चाहते हैं जो हमें पाकिस्तान कभी नहीं दे सकता। ये हालात अंदर के हैं और हमारे नेता कई बार कह चुके हैं कि बलोचिस्तान जो है वो अपने आप हमारे यहां आ जाएगा। अपने आप नहीं आएगा, उसको लाने के लिए प्रयास करना पड़ेगा। जब भी पाकिस्तान ने उकसाया है, भारत ने उसका करारा जवाब दिया है, लेकिन इस बार हमने जवाब जो दिया वो संयम की सीमा में दिया। यह भारत के लिए एक निर्णायक अवसर था। अमेरिका ने भी कह दिया था ना कि इंडो पाक वार इज नन ऑफ आवर बिजनेस, तो फिर हमें रुकने का कोई मतलब नहीं था। जब हमने इतने एयर बेसेस उनके अटैक कर दिए थे तो और आगे बढ़ना था। इस बार उनको डिसाइसिव तरीके से बता देने का वक्त था कि हम एक बार फिर से 1971 दोहरा सकते हैं। आज समय वही है, पात्र वही है, पटकथा भी शायद वही है। फर्क इतना है कि इस समय भारत का नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों में है और मोदी हैं तो मुमकिन है। संजय राउत कुछ और कहते हैं, वो कहते हैं भारत की बेइज्जती हो गई। मैं नहीं मानता कि बेइज्जती हुई, लेकिन मैं ये जरूर मानता हूं कि भारत ने 1971 दोहराने का मौका जरूर गंवा दिया है। नमस्कार।